51 से लेके 1526 तक होता है। और लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर है बेहलोल लोधी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि बेहलोल लोधी जो है ये 1488-89 तक रहते हैं, यानी कि जो है 1451 से लेके 1488-89 तक, ठीक है। इसके बाद 1489 से लेके 1517, अब इसके बाद कौन आता है, इनके बेटे सिकंदर लोधी। मैंने आपको बताया था कि जो बेहलोल खान लोधी जो था वो अपने अमीर जो है उनका सम्मान करता था, कभी भी उसने सिंहासन का यूज नहीं किया, नीचे चटाई बिछा के बैठा करता था। तो अब जो है वो सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे, जिसने पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को एक रेस्पेक्टफुल में जो है वो क्या किया, उसको प्रेजेंट किया। जो सिकंदर लोधी था वो बकायदा सिंहासन का यूज किया करता था, बकायदा जो है वो उसके जो अमीर थे वो उनके शाही फरमानों का सम्मान करते थे। तो आज जो हम किस रूलर के बारे में पढ़ेंगे, आज का मोटो क्या है, सिकंदर लोधी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो लोधी डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का कार्यकाल कब से कब तक, 1451 से लेके 1526 तक, यानी कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और वहां तक जो है वो दिल्ली सल्तनत चलती है, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी में हमने बेहलोल खान लोधी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इनके बेटे सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किनके बारे में पढ़ेंगे हम, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का कार्यकाल कब से कब तक, चूंकि बेहलोल खान लोधी का कार्यकाल 1489 तक था, इनका है 1489 से लेके 1517 तक। कब से कब तक, 1489 से लेके 1517 तक जो है वो क्या है, सिकंदर लोधी का कार्यकाल है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोधी ने जो है वो सिंहासन का यूज करना शुरू किया था। किसका यूज करना शुरू किया था, सिंहासन का यूज, थ्रोन। ये जो है वो थोड़ा थोड़ा रजिया सुल्तान की तरह था। रजिया सुल्तान जो थी वो भी सिंहासन का यूज की थी, सिंहासन जो है उसने एक सुल्तान की पोस्ट जो है उसको डिग्निफाइड किया था। वैसे ही सिकंदर लोधी ने भी सुल्तान की जो पोस्ट है उसको क्या बनाया, डिग्निफाइड, यानी कि गरिमापूर्ण। सुल्तान की जो पोस्ट थी उसको जो है वो क्या बनाया, गरिमापूर्ण। क्या बनाया, गरिमापूर्ण, यानी कि डिग्निफाइड बनाया। क्या बनाया, डिग्निफाइड बनाया। ये भी अच्छी तरीके से याद रखनी है। और क्या याद रखना है, याद रखना है कि जो सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी के जो अमीर थे वो जो है वो इनकी शाही फरमान, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो रॉयल डिक्री। इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान उस टाइम पे सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी ने अमीरों से जैसा ही कहा अमीर वैसा ही करते थे। ये नहीं कि फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं सुल्तान हूं, मैंने अगर आपसे कहा कि आपको ये करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। तो वो किसके टाइम पे था, सिकंदर लोधी के टाइम पे। जबकि इनके जो पिताजी थे बेहलोल खान लोधी, उनके टाइम पे तो क्या था, उनके टाइम पे तो ऐसा था कि भाई वो खुद जो है नीचे बैठते थे और अमीर क्लास को सिंहासन पे बिठाते थे। उस टाइम तो अमीर क्लास की चलती थी, लेकिन अब किसकी चल रही है, सुल्तान की। सॉरी, अब किसकी चल रही है, सुल्तान की चल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई रॉयल डिक्री, रॉयल डिक्री, शाही फरमान, शाही फरमान, यानी कि शाही फरमान का मतलब यह है कि अगर मान लो सुल्तान ने किसी शाही चीज की डिमांड की है, कोई भी कितनी सी बड़ी बड़ी चीज हो, वो सुल्तान के हाथों हाथों में मिलती थी। यानी कि इनके जो अमीर है वो इनकी शाही फरमानों की क्या करते थे, इज्जत करते थे। क्या करते थे, इज्जत करते थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ने वाले हैं, सिकंदर लोधी जो था वो पोएम्स लिखता था, किस नाम से, ये सबको याद है, गुलरुखी के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रहता है, बेसिक चीज है कि जो सिकंदर लोधी था वो किस नाम से जो है वो पोएम्स लिखता था, गुलरुखी, गुलरुखी। किस नाम से जो है वो पोएम्स लिखता था, गुलरुखी के नाम से जो है वो पोएम्स लिखता था। कौन, सिकंदर लोधी। किस नाम से, गुलरुखी के नाम से जो है वो पोएम्स लिखता था। और क्या क्या सिकंदर लोधी के बारे में और चीजें याद रखनी है कि 1504 में इन्होंने एक सिटी बसाई जिसका नाम है आगरा। 1504 में जो है वो कौन सी सिटी बसाई, आगरा सिटी बसाई। और 1506 में जो है वो इसको क्या बनाया, कैपिटल बनाई आगरा को। 1506 में आगरा को क्या बनाया, कैपिटल। क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई 1504 में जब आगरा सिटी बसा दी थी तो 1506 में उसको कैपिटल बनाने की जरूरत क्या थी। तो उस टाइम पे क्या है कि इनके ऊपर अटैक हो रहा था राजपूतों का। किनका अटैक हो रहा था, राजपूतों का अटैक हो रहा था। तो उन राजपूत रूलर से बचने के लिए इन्होंने आगरा को क्या किया, कैपिटल बना लिया। किसने, सिकंदर लोधी ने। तो याद रखना कैपिटल क्यों बनाया, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम राजपूत,
टू प्रोटेक्ट फ्रॉम राजपूत, राजपूतों से बचने के लिए जो है वो क्या बनाया, 1506 में जो है वो किसको कैपिटल बनाया, आगरा को कैपिटल बनाया। किसको कैपिटल बनाया, आगरा को। और 1504 में आगरा सिटी जो है वो इन्होंने बसाई। ठीक है, और देखते हैं और कौन कौन सी बातें सिकंदर लोदी के बारे में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। सिंहासन का यूज करना शुरू किया, पोस्ट को डिग्निफाइड यानी कि गरिमापूर्ण बनाया। इनके जो अमीर थे वो इनके शाही फरमान की इज्जत करते थे। इसके अलावा इन्होंने गुलरुखी के नाम से जो है वो पॉइंट्स लिखी। 1504 में आगरा सिटी बसाई, 1506 में आगरा को जो है वो क्या बनाया, कैपिटल बनाया, ताकि राजपूतों से जो है वो क्या किया जा सके, बचा जा सके। यानी कि उसको और ज्यादा मॉडिफाइड किया गया, वहां के जो किले थे उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, ताकि जंग के टाइम पे जो है वो क्या हो, काम आ सके, बच सके। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी टैक्स तो लेता था, सिकंदर लोदी टैक्स तो लेता था, लेकिन उसने एक ऐसा टैक्स जो कभी नहीं लिया। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टैक्स जो सिकंदर लोदी ने कभी नहीं लिया, तो याद रखना, खुम्स। सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुम्स कभी नहीं लिया। आपको याद है खुम्स की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू हुई थी, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको और ज्यादा जो है मॉडिफाइड किया, फिर बेलोर खान लोदी ने भी इसको यूज किया था, लेकिन सिकंदर लोदी ने खुम्स को जो है वो कभी भी क्या नहीं किया, यूज नहीं किया। याद रखना, ओनली सुल्तान, ओनली सुल्तान हु डिडंट यूज टैक्स फ्रॉम खुम्स। यानी कि खुम्स का जो टैक्स है, खुम्स का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का लूट टैक्स होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कि खुम्स क्या होता है, लूट टैक्स होता है। ठीक है, जो लूटने वाला होता है, लास्ट में जो बच जाता है, उसके अंदर एक भागीदारी 80% भागीदारी सुल्तान की होती है, 20% भागीदारी सैनिकों की होती है। पहले इसका उल्टा होता था। तो खुम्स में जो है वो कभी भी टैक्स नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी ने इस प्रकार से एक और हेल्प की। क्या हेल्प की उसने, तो जो उस टाइम पे क्या होता था, किसानों के ऊपर एक कर लगता था जिसका नाम था चुंगी कर। कौन सा कर लगता था, चुंगी कर। तो इसने एक अच्छा काम और किया कि जो किसानों का जो चुंगी कर था उसको हटा दिया। रिमूव्ड चुंगी टैक्स फ्रॉम फार्मर्स। जो किसान थे उनसे जो है वो कौन सा टैक्स हटा दिया, चुंगी नाम का जो टैक्स था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा टैक्स यूज कभी नहीं किया, खुम्स, और कौन सा टैक्स हटा दिया, फार्मरों से चुंगी टैक्स हटा दिया। इनकी जब रिलीजियस पॉलिसीज हम पढ़ेंगे, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीतियां, जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक की पढ़ी थी, फिरोज शाह तुगलक की पढ़ी थी, वैसे ही जब हम सिकंदर लोदी के बारे की जब हम पढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। और कौन कौन सी बातें सिकंदर लोदी के बारे में, बेसिक चीजें। ऐसा माना जाता है कि जो सिकंदर लोदी था इसका जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि इसका जो फेवरेट, यानी कि इसको जो सबसे अच्छा वाद्य यंत्र लगता था वो कौन सा लगता था, शहनाई। कौन सा लगता था, शहनाई। याद रखना, शहनाई was his favorite instrument, was his favorite instrument। क्वेश्चन आता है कि भाई सिकंदर लोदी का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, तो एस से शुरू हो रहा है, शहनाई। कौन सा था, शहनाई। ये भी जो है वो याद रखना कि शहनाई जो है वो इनका क्या था, फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। और कौन कौन सी बातें सिकंदर लोदी के बारे में। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात सिकंदर लोदी के बारे में, कि सिकंदर लोदी जो है इन्होंने एक यार्ड, यार्ड का मतलब होता है एक नापने की जो है वो एक क्या बनाया, एक मेजरमेंट बनाया, एक गज बनाया। ऐसा माना जाता है कि उसको बोलते हैं सिकंदर लोदी ने, चूंकि सिकंदर लोदी ने इन्वेंट किया इसलिए इसको बोला जाता है सिकंदरी यार्ड या सिकंदरी गज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदरी गज किसने बनाया, सिकंदर लोदी ने बनाया। लेकिन सिकंदरी गज कितने इंच का होता था, तो याद रखना सिकंदरी गज जो है वो 32 इंच का होता था। कितने इंच का होता था, 32 इंच। याद रखना, ही यूज्ड सिकंदरी यार्ड, या हिंदी में कहूं तो सिकंदरी गज, सिकंदरी गज। ये, और ये कितने इंच का हुआ करता था, 32 इंच का हुआ करता था। कितने इंच का हुआ करता था, 32 इंच। बाद में ऐसा माना जाता है कि इसको जो है वो शेरशाह सूरी, सूर्य एम्पायर में जब हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने भी इसी गज को यूज किया था, सिकंदरी गज। ये पैमाना कितना होता था, 32 इंच का होता था। तो इसको इन्वेंट किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब जो एग्जाम में और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं ब्लू पेन से लिखना चाहूंगा, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सिकंदर लोदी जो था उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, और इसका सबूत ये देखने को मिलता है कि इनका जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था वो कौन सा था, शहनाई। पोएम्स लिखते थे, उन पोएम्स को गाते थे, गुलरुखी के नाम से पोएम्स लिखते थे। तो इनकी एक म्यूजिक के ऊपर एक लिटरेचर था,
इनकी ऊपर, यानी कि इनका जो संगीत था उसके ऊपर एक साहित्य था। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि संगीत का जो साहित्य था उसको फारसी में अनुवाद करवा दिया। क्या 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 कहा मैंने कहा कि जो म्यूजिक की जो बुक थी, यानी कि जो संगीत का जो साहित्य था उसको किस में कन्वर्ट करवा दिया, फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। याद रखना, म्यूजिक लिटरेचर, म्यूजिक लिटरेचर, म्यूजिक लिटरेचर का मतलब संगीत का साहित्य। तो इसको जो है वो किस में कन्वर्ट करवाया, फारसी में कन्वर्ट करवाया। किस में कन्वर्ट करवाया? फारसी में। कन्वर्टेड इनटू पर्शियन, फारसी लैंग्वेज में जो है वो इसको कन्वर्ट करवाया। अब अपन को इतना सा याद नहीं रखना कि फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया, बल्कि फारसी अनुवाद क्या है, इनकी जो म्यूजिक लिटरेचर है वो भी याद रखना है कि इनका जो संगीत का जो साहित्य है उसका फारसी में अनुवाद क्या है। तो याद रख लेना म्यूजिक। अब ऐसा सोच लो कि म्यूजिक यानी कि म्यूजिक किसी ने बेकार गाया, संगीत किसी ने क्या किया, सभी अच्छा गाते हैं वैसे तो, लेकिन आप ऐसे सोच लो कि किसी ने थोड़ा सा बेकार गा दिया। अब वो बेकार गाया तो किसी ने बोला कि यार थोड़ा सही तो गा, तो उसको क्या है कि लज्जित हुआ, वो क्या हुआ, लज्जित हुआ, उसको शर्म आई। तो याद रखना इनका जो म्यूजिक का लिटरेचर है उसका जो फारसी में अनुवाद है वो क्या है, लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या है? लज्जत। इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं नहीं तो दोनों एक जैसे लगेंगे। लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही। तो याद रखना कि लज्जत सिकंदर शाही क्या है, तो लज्जत सिकंदर शाही सिकंदर लोदी ने जो म्यूजिक की जो साहित्य था उसको जो फारसी में अनुवाद करवाया, तो इसका फारसी का रूप है। म्यूजिक का जो फारसी का रूप है उसको क्या कहा जाता है, लज्जत सिकंदर शाही। सिकंदर शाही चूंकि सिकंदर जो है लोदी ने इसको डिस्कवर किया था, तो लज्जत ए सिकंदर शाही। तो याद रखना एक तो ये है म्यूजिक का लिटरेचर। अब इन्होंने कहा कि भाई म्यूजिक में तो मेरा इंटरेस्ट है ही, प्लस इसी के साथ साथ इनको आयुर्वेदिक में भी इंटरेस्ट था। तो इनके टाइम पे जो है वो कई सारी जो है वो आयुर्वेदिक की जो है वो बुक्स लिखी गई इनके टाइम पे। और इनके टाइम पे जो आयुर्वेदिक का जो लिटरेचर था, आयुर्वेदिक का जो साहित्य था, उसको उसको भी जो है वो किसमें कन्वर्ट करवाया, फारसी में। फारसी में कन्वर्ट करवाया। किसमें कन्वर्ट करवाया? फारसी में। तो म्यूजिक का जो साहित्य है उसको फारसी में कन्वर्ट करवाया, वो तो क्या बना, लज्जत सिकंदर शाही। लेकिन जो आयुर्वेदिक में जो फारसी में अनुवाद करवाया वो क्या है, आयुर्वेदिक का फारसी में अनुवाद क्या है? किसका पढ़ रहे हैं हम? आयुर्वेदिक का फारसी में अनुवाद। जैसे म्यूजिक का लिटरेचर उसको तो बोलते लज्जत सिकंदर शाही, इन्होंने आयुर्वेदिक को भी जो है वो किसमें ट्रांसलेट करवाया, फारसी में। किसमें ट्रांसलेट करवाया? फारसी में ट्रांसलेट करवाया। और इसको बोलते फरांग ए सिकंदरी। क्या बोलते? फरांग ए सिकंदरी। याद रखना, फरांग ए सिकंदरी। क्या बोला जाता है? फरांग ए सिकंदरी। तो याद रखना लज्जत सिकंदर शाही तो क्या है, जो म्यूजिक है आयुर्वेदिक म्यूजिक का जो फारसी में अनुवाद है वो तो लज्जत सिकंदर शाही, और आयुर्वेदिक का जो फारसी में अनुवाद है, आयुर्वेदिक का साहित्य का जो फारसी में अनुवाद है वो क्या है, फरांगे सिकंदरी। क्यों? वो क्या है? फरांगे सिकंदरी। तो आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बाकी की जो कल की क्लास है उसके आज जो है काफ़ी खांसने की वजह से और काफ़ी इतना सारा जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए रियली आई एम सॉरी। और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम सिकंदर लोदी जो है उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।